गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप सभी छात्र छात्राओं का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, आजकल हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां के बारे में पढ़ा। अभी तक मेरे द्वारा आपको 4 तरह के विधि बताए गए हैं। पहला तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। एक विधि बीजगणितीय विधि में बच गया और वह है अनुपात निर्णायक विधि। हालांकि इस विधि का उतना व्यापक इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आगे की कक्षाओं में इस विधि से आपको परिचित करा देंगे। आज हम पढ़ेंगे कि दिए गए समीकरणों की जांच कैसे करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि इस समीकरण के कितने हल होंगे। आपको ध्यान होगा जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ग्राफीय विधि से हम बता रहे थे तो उसके प्रारंभ में ही मैंने एक चार्ट दिया था जिसके माध्यम से समीकरणों के हल की जांच की जाती है। आज उसी चार्ट का हम लोग प्रयोग करते हुए दिए गए समीकरण की जांच करेंगे। चलिए बच्चों, तो देखते हैं। यहाँ एक प्रश्न आ चुका है बच्चों। अब इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमें जांच करना है कि इसके हल कैसे होंगे। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? 2x - 3y + 5 = 0 इक्वेशन फर्स्ट। 4x - 6y + 10 = 0, ये समीकरण 2 हो गया। बच्चों, आप लोग पहले से जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 होता है। अब यहाँ हम पहले समीकरण को पहले व्यापक समीकरण से तुलना करते हुए a1, b1 और c1 का मान जो है लिखेंगे। फिर दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे व्यापक समीकरण से करते हुए a2, b2 और c2 का मान लिखेंगे। अब यहाँ देखा जाए तो a1 = 2, b1 = -3, c1 = 5। समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 के व्यापक रूप से a2 = 4, b2 = -6, c2 = 10 लिखा गया। अब क्या करेंगे? इसका अनुपात निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, a1 / a2 2/4, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 1/2। उसके बाद b1 / b2 -3 / -6, माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 दूना 6, 1/2। और c1 / c2 = 5/10, 5 से 5 दूना 10, 1/2। इस प्रकार देखें तो a1 / a2 का मान, b1 / b2 का मान और c1 / c2 का मान, तीनों मान आपस में समान है। अर्थात तीनों का जो रेशियो हमने निकाला वो रेशियो आपस में समान हो गया। अर्थात a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, ये हो गए। अब यहाँ इस शर्त के आधार पर इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसा होगा, अर्थात इसके सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, यह आपको उस चार्ट के माध्यम से पता चलेगा। तो उस चार्ट में जब आप देखिएगा तो इस तरह के कंडीशन को फुलफिल करने वाले समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म हुआ यह, ठीक है। और ऐसे समीकरण युग्म के अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल। चलिए, ये हो गया इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के सॉल्यूशन का नेचर कैसे जांचेंगे, अर्थात इसका हल का जांच कैसे करेंगे। आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए।
अब बच्चों यहाँ हमारे पास दूसरा सवाल आ गया है। हम इस समीकरण की भी जांच करेंगे कि आखिर इसके कितने हल हैं। देखिए, सॉल्यूशन दिया गया है। क्या दिया गया है? 3x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। उसी तरह से 5x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 2। हर बार व्यापक रूप नहीं लिखना है, उस व्यापक रूप को आप दिमाग में सेट करके रखेंगे और उसका कंपेयर करके a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू निकालेंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ a1 हमारा हो गया 3, b1 हमारा हो गया -2, c1 हो गया -7। माइनस चिन्ह को नहीं छोड़ना है। उसी तरीके से a2 हो गया 5, b2 हो गया 3 और c2 हो गया -18। अब तीनों का हम फिर से रेशियो निकालेंगे। a1 बट्टा a2 3/5, कोई कटने उठने वाला नहीं है, यही वैल्यू रह जाएगा। फिर उसके बाद b1 बट्टा b2 -2 बट्टा 3, यहाँ भी कोई कटने उठने वाला नहीं है, यही रह जाएगा। c1 बट्टा c2 -7 बट्टा, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, माइनस तो है ही, हाँ, c1 बट्टा c2 -7 बट्टा -18, माइनस से माइनस कट गया, 7/18, ये भी हमारा कोई कटने उठने वाला नहीं है। इस तरीके से ये वैल्यू लिखा गया। अब आप देखते हैं कि इसमें से कोई भी, अब आप यहाँ देखते हैं कि इसमें से कोई भी रेशियो, कोई भी अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। उसमें से किस शर्त के साथ यह मैच कर रहा है? तो आप पाएंगे कि उसमें इस तरह का कोई शर्त नहीं है, उसमें ये वाला शर्त आपको मिल जाएगा, अर्थात a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। तो ऐसे समीकरण युग्म को अविरोधी समीकरण युग्म कहा जाता है। अविरोधी समीकरण युग्म। और इस प्रकार के समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है। यहाँ लिख देंगे केवल एक हल। तो इस तरीके से आप समीकरण के हल की जांच कर सकते हैं। अब बच्चों, इसमें एक सवाल ऐसा आता है जिसमें समीकरण का हल कैसा होगा वो आपको पहले बता दिया जाएगा, और दिए गए समीकरण में एक ऐसा कांस्टेंट कोई ला के डाल दिया जाए, जैसे k, m, और आपको कहा जाएगा कि k के किस मान के लिए समीकरण के हल अविरोधी होंगे, या केवल एक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अनगिनत हल होगा। तो वैसी स्थिति में आपको m का अथवा k का मान आपको निकालना पड़ेगा। हम उस प्रकार के भी एक सवाल को हल करके अभी देखेंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। जो अगला प्रश्न भी आ गया है, इस प्रकार का प्रश्न आपको आगे के एक्सरसाइज में मिलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, एक आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है और सवाल का जो इंस्ट्रक्शन है, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण के हल का नेचर कैसा है वो पहले बता दिया, कोई हल नहीं होगा, ये नेचर है। और यहाँ पर एक नया जो है वेरिएबल चर राशि k है और उसी का मान आपको निकालने हैं, लेकिन किस कंडीशन से? कोई हल नहीं होगा के कंडीशन से। चलिए इसको देखते हैं बनाकर। सॉल्यूशन, एक बार इस इक्वेशन को फिर से लिख लेंगे, 3x माइनस k प्लस 1 इंटू वाई
इक्वल टू -5 समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है kx -10y इज इक्वल टू k-1 समीकरण 2। अब आपको वही समीकरण के व्यापक रूप से कंपैरिजन करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान पहले निकाल देना है। तो a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -k+1, c1 इक्वल टू -5, a2 इक्वल टू k होगा x के बगल में यहाँ गुणांक k हो जाएगा, b2 इक्वल टू -10 और c2 लास्ट कितना k-1। अब आपको इस कंडीशन के आधार पर k का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ये लिखना होगा, कोई हल नहीं है। तो किस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, उसी चार्ट में आप देखिएगा किस स्थिति में, कौन सा स्थिति होता है ऐसा जिसमें समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो वह स्थिति है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यही स्थिति है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए यहाँ पर डाल दीजिए। इसलिए a1 बटा a2 इक्वल होगा b1 बटा b2 नॉट इक्वल होगा c1 बटा c2। इस कंडीशन को जब तक फुलफिल नहीं करेगा यह पेयर ऑफ इक्वेशंस, तब तक उसका कोई हल जैसा कोई बात नहीं होगा। चलिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब इम्प्लाइज देंगे। a1 कितना है, सॉरी a1 k1 नहीं, a1 कितना है 3, a2 कितना है k, इक्वल होगा b1 कितना है -k+1 बटा b2 -10 नॉट इक्वल टू c1 कितना है -5 बटा k-1। अब यहाँ 3 इक्वल हो गए, तो 3 इक्वल का साइन है, जहाँ एक नॉट इक्वल टू है, तो 2 को एक बार में लेकर के आपको हल करना पड़ेगा। तो पहले स्टार्टिंग के 2 ले लेते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे जब 3 बटा k इज इक्वल टू -k+1 बटा -10, माइनस से माइनस दोनों जगह कट जाएगा, तो काट दीजिए माइनस से माइनस, यहाँ भी कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो k का गुना कीजिएगा k+1 से, इधर 10 तिहाई 30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, k से गुणा कीजिए, k² प्लस k इक्वल टू 30 को इधर ले आइए, k² प्लस k माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ द्विघातीय बहुपद का प्रयोग आ गया, जिसमें आप द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड सीखे थे। यहाँ भी वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कितने बार में टूटेगा, k² प्लस 6k माइनस 5k माइनस 30 इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लीजिए, तो k प्लस 6 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी यदि k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो k बराबर -6। सेकेंड सिचुएशन, यदि k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो k बराबर 5। ये जो है k का यहाँ 2 वैल्यू हुआ, -6 और 5। अगर इस समीकरण युग में k के जगह पर -6 या 5 को रखा जाए तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। यह प्रथम 2 को लेके चलने पर k का मान आ गया। आप चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप इस दोनों को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके अपने चॉइस पर निर्भर करता है
के का मान निकालने के लिए। तो इस प्रकार आज की कक्षा बस यहीं तक। कल की कक्षा में फिर हम आगे के सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने अभ्यास को बनाएंगे, जो समस्या होगी उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और फिर से एक बार, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि इसको आप द धीर क्लासेस पर देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।